नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कबीर जुडिशियल क्लासेज में। आज आपकी ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के 50 बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो आपके आगामी यूपी एपीओ के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट से कि जो ख्वाब मैंने देखा है मुझे वो ख्वाब पाना है और रुतबा मुझे तुझ जैसा नहीं बल्कि तुझसे भी लाजवाब पाना है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? ऑप्शन 1 लेक्स लिटिज, ऑप्शन 2 लेक्स लोसाई, ऑप्शन 3 लेक्स टाइकोनिस एंड ऑप्शन 4 लेक्स फोरी। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है बेसिकली वो लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी मतलब क्या होता है कि उस स्थान की विधि जहां पर कार्यवाही की जा रही है, उसको बोलते हैं लेक्स फोरी का। जो लॉ ऑफ द लैंड होता है उसको लेक्स लोसाई बोला जाता है, लॉ ऑफ द लैंड। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 4 लेक्स फोरी। इंडियन एविडेंस एक्ट इज ए लेक्स फोरी लॉ। चलिए इंडियन एविडेंस एक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो बेहद मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है क्वेश्चन का कि इंडियन एविडेंस एक्ट कब इन्फोर्सेबल हुआ, ठीक है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शंस हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1 सितंबर 1872 से आपका इन्फोर्सेबल है, 1 सितंबर 1872। और इसमें कितने चैप्टर हैं? तो 11 चैप्टर हैं और 167 सेक्शंस हैं, ठीक है। 11 चैप्टर और 167 सेक्शंस इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं और 1 सितंबर 1872 को ये कानून इन्फोर्सेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। हु प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? इंडियन एविडेंस एक्ट को किस व्यक्ति ने ड्राफ्ट किया था? ऑप्शन 1 हेनरी मैन, ऑप्शन 2 हैक्सेल्से, ऑप्शन 3 लॉर्ड मैकॉले एंड ऑप्शन 4 सर जेम्स एफ स्टीफन। तो करेक्ट आंसर क्या है? सर जेम्स एफ स्टीफन ने इंडियन एविडेंस एक्ट की ड्राफ्टिंग की है। लॉर्ड मैकॉले ने किस एक्ट की ड्राफ्टिंग की है? तो इंडियन पीनल कोड जो है, भारतीय दंड संहिता, उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो लॉर्ड मैकॉले के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर कि सर जेम्स एफ स्टीफन ने इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस इज, लॉ ऑफ एविडेंस क्या है? ऑप्शन 1 प्रोसीजरल लॉ, ऑप्शन 2 फंडामेंटल लॉ, ऑप्शन 3 ओनली नेचुरल लॉ एंड ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है? लॉ ऑफ एविडेंस बेसिकली क्या है? प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि एविडेंस लॉ तो प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन क्या ये सब्सटैंटिव लॉ की भी प्रोविजन इंडियन एविडेंस एक्ट में शामिल हैं? तो आप बिल्कुल कहेंगे यस, बिल्कुल। सेक्शन आपका 5 से 55 तक यानी 5 से लेके 55 तक का जो सेक्शन है आपका रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, वो आपका जो उसका नेचर है उस सेक्शन का वो आपका सब्सटैंटिव लॉ का है। और साथ में आपका सेक्शन 115 टू 117 यानी कि 115 से लेके 117 जो आपका रूल ऑफ स्टेपल है, ठीक है, रूल ऑफ स्टेपल यानी कि विबंधन का कानून। तो ये भी आपका सब्सटैंटिव लॉ में इसका नेचर जो है सब्सटैंटिव लॉ है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन इसका जो प्रोविजन, 2 प्रोविजन है 5 से लेके 55 तक और 115 से लेके 117 तक, ये दोनों चैप्टर जो हैं ये आपका सब्सटैंटिव लॉ से कवर करते हैं। सब्सटैंटिव लॉ इसका नेचर है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, इंडियन एविडेंस एक्ट किस पे अप्लाई करेगा? ऑप्शन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स प्रोसीडिंग, ऑप्शन 2 आर्बिट्रेटर्स प्रोसीडिंग्स, ऑप्शन 3 कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। यानी जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पर अप्लाई होगा। बाकी आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है और आर्बिट्रेटर जो प्रोसीडिंग है ये आपका इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि सेक्शंस आपका फर्स्ट क्लियरली कहता है कि आर्बिट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ये इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू कवर नहीं किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट रेलेवेंट फैक्ट मस्ट बी, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलेवेंट फैक्ट क्या होंगे? ऑप्शन 1 लीगली रेलिवेंट, ऑप्शन 2 लॉजिकली रेलिवेंट, ऑप्शन 3 लीगली और लॉजिकली रेलिवेंट एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलिवेंट फैक्ट किसके होने चाहिए? लीगली जो रेलिवेंट होंगे वही आपके रेलिवेंट फैक्ट माने जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रेजेंटेड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट इज, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं इंस्पेक्शन यानी कोर्ट में जो इंस्पेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रेजेंट किए जाते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ऑप्शन 2 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑप्शन 3 ओरल एविडेंस एंड ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर क्या है? सेक्शन 3 में आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माने जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सेक्शन 3 जो आपका है ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। ए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इंक्लूड्स, यानी कि कौन कौन सा है इसमें? ए रिटन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन 2 कैरिकेचर, 3 एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन। तो इसमें से कौन डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन 1 ए रिटन डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रोड्यूस किए जाएंगे, ऑप्शन 2 ए कैरिकेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन। ये चारों जो ऑप्शन हैं ये डॉक्यूमेंट के तौर पे कोर्ट में इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, यानी कि ए बी के मर्डर का अभियुक्त है। एट हिज ट्रायल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इश्यू। तो ट्रायल में कौन कौन से फैक्ट हैं जो फैक्ट इन इश्यू बनेंगे? ऑप्शन 1 ए कॉज बीज डेथ बिल्कुल बनेगा, क्योंकि बी की जो हत्या है का कारण ए है। ऑप्शन 2 ए इज एन ऑनेस्ट पर्सन, बिल्कुल गलत आंसर है ये। ऑप्शन 3 ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, बिल्कुल ये भी होगा। एंड ऑप्शन 4 ए वॉज अवार्डेड फॉर सोशल सर्विसेज, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला और तीसरा ये करेक्ट आंसर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? और सिलेक्ट करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए कॉज्ड बीज डेथ एंड ऑप्शन 3 ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 नॉट प्रूव्ड मीन्स। नॉट प्रूव्ड मतलब मीन्स क्या होता है? इट इज नॉट प्रूव्ड, ऑप्शन 2 इट हैज बीन डिसप्रूव्ड, ऑप्शन 3 इट हैज नीदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। तो करेक्ट आंसर क्या है? नॉट प्रूव्ड मतलब क्या होता है? इट हैज जो ना प्रूव किया हुआ हो और ना डिसप्रूव किया गया हो उसको नॉट प्रूव्ड बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये किस सेक्शन में डिफाइंड है आपका ये? तो आपका सेक्शन 3 जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसमें नॉट प्रूव्ड डिफाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। Which one of the following is not included in the expression court? कोर्ट में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 all judges, ऑप्शन 2 all persons legally authorized to take evidence, ऑप्शन 3 all magistrate एंड ऑप्शन 4 आर्बिट्रेटर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? ऑल जजेस, कोर्ट मतलब जज भी शामिल है, ऑल जजेस। ऑप्शन 2 ऑल पर्सन लीगली अथोराइज्ड, यानी कि वो व्यक्ति जो लीगली अथोराइज्ड हैं एविडेंस लेने के लिए वो भी कोर्ट में शामिल हैं। ऑप्शन 3 ऑल मजिस्ट्रेट। तो ये तीनों आपके करेक्ट हैं, बट आपका जो आर्बिट्रेटर है ये आपका शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आर्बिट्रेटर इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। In which section of the Indian Evidence Act the word to form part of the same transaction are provided? बेसिकली जो सेम ट्रांजेक्शन का जो प्रोविजन है इसको रूल ऑफ रेस जेस्टे बोला जाता है, रूल ऑफ रेस जेस्टे। ठीक है, तो ये आपका किस सेक्शन में है? ऑप्शन 1 सेक्शन 9, ऑप्शन 2 सेक्शन 7, ऑप्शन 3 सेक्शन 6 एंड ऑप्शन 4 सेक्शन 10। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सेक्शन 6 में आपका टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन जो वर्ड्स है वो आपका इंक्लूडेड है। तो आपका रूल ऑफ रेस जेस्टे जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप 1 बजे जो आप हथियार एक पर्टिकुलर प्लेस से खरीदे, उसके बाद दूसरी जगह शाम को आप किसी की जो मर्डर करते हैं उसके बाद भाग के किसी और थर्ड पार्टी के यहाँ जाके रुकते हैं, तो ये आपका बेसिकली कि जो ऑफेंस कमिट हो रहा है वो एक सेम ट्रांजेक्शन में कमिट हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है रूल ऑफ रेस जेस्टे टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन नंबर 6 इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली सेक्शन 6 में ये पूछा जाता है कि ये कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट केसेज हैं, किस सेक्शन से रिलेट करते हैं। तो जैसे आपका RM मलकानी का जो केस है ये आपका इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें टेप रिकॉर्डेड एविडेंस की बात की गई थी। रटन वर्सेस जो क्वीन है, रटन वर्सेस क्वीन, ये आपका सेक्शन 6 में है। R वर्सेस फोस्टर
सेक्शन 6 का ये बेहद इंपॉर्टेंट, यानी ये जो 3 आपके केसेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसको टेप रिकॉर्डेड का भी केस बोला जाता है, रटन वर्सेस जो क्वीन है, और R वर्सेस फोस्टर, ये तीनों केस आपके हैं। ये आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण है। ये सीधा आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र किस सेक्शन से रिलेट करता है, तो आपका सेक्शन 6 से रिलेट करता है। चलिए सेक्शन 9 क्या बताता है, तो सेक्शन 9 का जो प्रोविजन है इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो डिस्कस करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड टेस्ट। परेड टेस्ट का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 9 में है। सेक्शन 7 आपका क्या है, तो सेक्शन 7 आपका डिस्कस करता है कि फैक्ट्स व्हिच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट और फैक्ट इन इशू। सेक्शन 10 क्या है आपका, तो सेक्शन 10 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट आपको बताता है कि प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी यानी कि कॉन्स्पिरेटर द्वारा कही या की गई जो बातें होंगी वो सेक्शन 10 में आपका रिलेवेंट होगा, जिसे प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है सेक्शन 6 रूल ऑफ रजिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। A is accused of waging war against the government of India by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked and goals are broken open. A is not present at all of them, yet the occurrence of these facts is relevant because option 1 they constitute a motive for relevant fact, option 2 they show preparation for relevant facts, and option 3 they are effect of relevant fact, and option 4 they फॉर्म पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजेक्शन। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था रूल ऑफ रजिस्ट्री टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये बेसिकली सेक्शन 6 का ये इलस्ट्रेशन है ये। ठीक है, सेक्शन 6 में का इलस्ट्रेशन है ये कि दे फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम यानी जनरल ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स आर प्रोवाइडेड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स है, बेसिकली हम लोग सेक्शन अभी 9 डिस्कस किए थे, इसमें आइडेंटिफिकेशन परेड डिस्कस किया गया था, लेकिन यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग। तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग किस सेक्शन में, सेक्शन 7, ऑप्शन 2 सेक्शन 8, ऑप्शन 3 सेक्शन 11 एंड ऑप्शन 4 सेक्शन 9। तो आइडेंटिफिकेशन जो प्रोसीडिंग होता है वो सेक्शन 11 में है इंडियन एविडेंस एक्ट के। ठीक है, तो जिसे बेसिकली सेक्शन 11 को भी बोला जाता है प्ली ऑफ एलिबाई, यानी कि अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत जो है आपका वो आपका सेक्शन 11 से रिलेट करता है। और इसमें एक केस है दूधनाथ पांडे वर्सेस यूपी, ये बेहद महत्वपूर्ण ये केस लॉ है, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये आपका सेक्शन 11 से रिलेट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। A is tried for murder of B by intentionally shooting him dead. The fact that A was in the habit of shooting at people with intent to murder. Option 1 is relevant, option 2 is irrelevant, option 3 is relevant but cannot be proved, and option 4 none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यदि ए वी को मारता है, लेकिन ये अगर आपका फैक्ट इन्हें से दिया जाए कि ये व्यक्ति इसके पहले भी कई लोगों को मार चुका है, तो ये रिलेवेंट नहीं होगा उस पर्टिकुलर फैक्ट में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बेसिकली सेक्शन क्वेश्चन नंबर 14 में ये आपका सेक्शन 14 आपका सेक्शन 14 का इलस्ट्रेशन एग्जाम जो एक्सप्लेनेशन 1 है, एक्सप्लेनेशन 1 का ये आपका इलस्ट्रेशन है। आपका सेक्शन 14 क्या कहता है, तो सेक्शन 14 आपका कहता है कि फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड बॉडी और बॉडीली फीलिंग, यानी कि मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen. The above illustration is of, किसका इलस्ट्रेशन है ये, सेक्शन 8, ऑप्शन 2 सेक्शन 12, ऑप्शन 3 सेक्शन 13 एंड ऑप्शन 4 सेक्शन 14। तो ये करेक्ट आंसर क्या है, तो आपका सेक्शन 14 का ये सेक्शन 14 का ये इलस्ट्रेशन है। ठीक है, सेक्शन 14 हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि फैक्ट एग्जिस्टिंग शोइंग स्टेट ऑफ माइंड बॉडी और बॉडीली फीलिंग। तो इसका सेक्शन 14 का ये आपका ये करेक्ट आंसर है दिस इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर आपका जो ये
16 क्वेश्चन नंबर 16 इन द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ ए पर्सन इज रिलेवेंट अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस। जो प्रीवियस कन्विक्शन होता है किसी व्यक्ति का वो किस सेक्शन के अंदर ये रेलिवेंट होगा। ऑप्शन 1 सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन 1, सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन 2, ऑप्शन 3 सेक्शन 15 एंड ऑप्शन 4 सेक्शन 16। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ये सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन जो 2 है ये प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ ए पर्सन को डील करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आप इसको याद कैसे करेंगे, तो सेक्शन 14 बेसिकली जो आपका क्लॉज एक्सप्लेनेशन 2 है ये डिस्कस करता है प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि प्रीवियस यानी कि जब एक बार आप कन्विक्ट हो चुके हैं तो दूसरी बार कन्विक्शन करेंगे, तो दूसरी बार मतलब एक्सप्लेनेशन 2 दूसरी बार, आपको 2 इसके हिसाब से आपको याद रखना है। और आपका सेक्शन 15 है 16 है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 एडमिशन बाइंड द मेकर इन सो फॉर एज इट रिलेट्स टू। ऑप्शन 1 फैक्ट्स क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऑप्शन 3 बोथ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ एंड ऑप्शन 4 नीदर ए नॉर बी। तो एडमिशन जो होगा वो किसका होना चाहिए, एडमिशन हमेशा फैक्ट्स का होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एडमिशन बाइंड्स द मेकर इन सो फार एज इट रिलेट्स टू द फैक्ट। सेक्शन 17 आपका डिस्कस करता है, बेसिकली सेक्शन 17 आपका एडमिशन को डिफाइन करता है। वही सेक्शन आपका जो 18 है साथ में 17, 18 और 20 ये आपके तीनों सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 17 आपका एडमिशन को डिफाइन करता है, सेक्शन 18 आपका होता है एडमिशन बाय पार्टी, ठीक है, एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। और सेक्शन आपका 20 है, सेक्शन 20 बताया गया है कि एडमिशन बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रिफर्ड टू बाय पार्टी टू द सूट, यानी ए किसी व्यक्ति को कह देगा कि आप जाके बी से पूछ लीजिए, तो जो बी का स्टेटमेंट होगा वही ए का स्टेटमेंट माना जाएगा। तो आपका सेक्शन 20 है। ये इलस्ट्रेशन आपका दे दिया जाएगा कि एक व्यक्ति ए से पूछता है कि घोड़ा कैसा है, तो ए जाके कहता है कि आप जाके बी से पूछ लीजिए, अब बी जो कहेगा वही ए का स्टेटमेंट माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एडमिशन बाइंड्स द मेकर इन सो फॉर एज इट रिलेट्स टू द फैक्ट्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं, हु कैन मेक एन एडमिशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। एडमिशन कौन दे सकता है, पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट डिराइव्ड, बिल्कुल। ऑप्शन 2 एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ऑप्शन 3 विटनेस टू ए प्रोसीडिंग्स एंड ऑप्शन 4 आपका क्या है, ऑप्शन 4 है द कोर्ट। तो आपका एडमिशन कौन करेगा, पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट डिराइव्ड, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। ओरल एडमिशन कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में प्रावधान किसमें है, तो आपका सेक्शन 22 क्लॉज ए में, सेक्शन 22 ए में इसका प्रावधान दिया गया है। ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर प्रोवाइडेड, ठीक है। और सेक्शन 23 आपका ये पूछा गया है इस बार एमपी जुडिशरी एग्जाम में, सेक्शन 23 कैसे रिलेट करता है, तो सेक्शन 23 आपका ये सिविल प्रोसीडिंग पर सिर्फ अप्लाई करता है, सिर्फ और सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग अप्लाई करता है, बाकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर सेक्शन 23 अप्लाई नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, ए कन्फेशन इवन कंसिस्ट ऑफ कन्वर्जेशन टू वन सेल्फ फॉर इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द रेलिवेंसी ऑफ कन्फेशन दैट इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू सम अदर पर्सन। यानी कि एक व्यक्ति जो खुद से अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो क्या सेल्फ कन्फेशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो ये साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस था, इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि अगर कोई व्यक्ति खुद से अगर कोई कन्वर्जेशन कर रहा है तो ये स्टेटमेंट कन्फेशन माना जाएगा और ये बहुत रेलिवेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ जो पंजाब है, ये किसका केस है, तो ये कन्फेशन रिलेट करता है आपका, ठीक है, कन्फेशन। पुलकुरी कोट्या वर्सेस जिम्परर, ये भी कन्फेशन से है। और क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का जो केस है ये बेसिकली आपका कंडक्ट से भी रिलेट करता है और आपका सेक्शन 32 क्लॉज 1 जो डाइंग डिक्लेरेशन का प्रावधान है उससे भी रिलेटेड है। तो क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला कंडक्ट और सेक्शन 32 क्लॉज ए। पुलकुरी कोट्या वर्सेस इम्परर ये आपका कन्फेशन से रिलेटेड है और आपका पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये कन्फेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं, Which section of the Indian Evidence Act deals with doctrine of confirmation by subsequent fact? Doctrine of confirmation by subsequent fact मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति कोई अक्यूज्ड कोई एविडेंस
पुलिस थाने में देता है कि मैंने किसी व्यक्ति को मारा है और जो मारने वाला हथियार है मैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे छुपा के रखा हूं, और जब जाके पुलिस वही हथियार बरामद करती है, इसको क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, यानी कि जब कोई एक फैक्ट को पाया जाता है उसको डिस्कवरी ऑफ फैक्ट बोला जाता है। और ये किस सेक्शन से रिलेटेड है? तो सेक्शन 27 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड करता है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। सेक्शन 115 क्या है? तो आपका 115 आपका स्टॉपेल से रिलेटेड है, स्टॉपेल। और इसमें दो इंपॉर्टेंट जजमेंट आपके यहाँ हैं, शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद लाहा और पिकर्ड वर्सेस सीयर्स। पिकर्ड वर्सेस सीयर्स, शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा, ये टू इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं आपका सेक्शन 115। ये 115, 116, 117 ये तीन प्रोविजन आपका डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेपल से। और सेक्शन 30 आपका किससे है? तो सेक्शन 30 आपका डील करता है कन्फेशन बाय को अक्यूज्ड, यानी को अक्यूज के द्वारा जो कन्फेशन दिया जाएगा वो आपका सेक्शन 30 है। और सेक्शन 30 के एक लैंडमार्क जजमेंट है कश्मीरा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी, कश्मीरा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी, ये आपका सेक्शन 30 से रिलेटेड है। चलिए, और सेक्शन 34 आपका किससे है? तो सेक्शन 34 आपका डिस्कस करता है एंट्रीज इन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ये आपका सेक्शन 34 है। ठीक है, तो सेक्शन 27 आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन यानी कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है। 115 स्टॉपेल से है। सेक्शन 30 आपका कन्फेशन बाय को अक्यूज्ड है। ऑप्शन 4 है जो कन्फेशन इलेक्ट्रॉनिक जो ये एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ये आपका सेक्शन 34 है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, इन which of the following cases it was held that section 27 of the evidence act is an exception to section 24, 25, 26, यानी कि 24, 25, 26 का एक्सेप्शन किसमें दिया गया है? सेक्शन 27। अभी हम लोग 27 डिस्कस किए कि डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन और डिस्कवरी ऑफ फैक्ट आपका किस में है? सेक्शन 27 में। बेसिकली 24, 25, 26 में ये आपका नेगेटिव कन्फेशन की बात की गई कि अगर ये चीजें होंगे तो कन्फेशन नहीं माना जाएगा। पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कन्फेशन नहीं माना जाएगा, किसी को डरवाएंगे धमका के कन्फेशन दिया जाएगा तो वो भी नहीं माना जाएगा। 25 में पुलिस ऑफिसर को लेट किया गया है। ठीक है, तो ये आपका किस केस में बताया गया था कि सेक्शन 27 जो है आपका, ये आपका सेक्शन 24, 25, 26 का एक्सेप्शन है। यानी कि अगर पुलिस ऑफिसर थाने में अगर कोई व्यक्ति बताता है कि मैंने किसी व्यक्ति को मारा, ये बेसिकली 24 में परमिटेबल नहीं है, परमिसिबल नहीं है, लेकिन 27 आपका है। अगर वही फैक्ट जो वो अक्यूज बताता है कि मैंने जिस धारदार हथियार से मारा वो फलाने के घर में मैंने रख दिया है, तो वहां पर अगर वो हथियार वहीं पर्टिकुलर प्लेस मिलता है तो ये रेलेवेंट माना जाएगा, यानी कि सेक्शन 24 का ये एक्सेप्शंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस केस में बताया गया था? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमान उपाध्याय, बेहद आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका जजमेंट है। ये बेसिकली चारों जजमेंट है आपके, हमेशा पीटी में पूछ दिया जाएगा किस सेक्शन से रिलेट करता है। तो आपका स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमान उपाध्याय आपका यही बताता है कि सेक्शन 27 में 24, 25, 26 इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, सेल्बी वर्सेस स्टेट ऑफ जो कर्नाटका का केस है ये आपका सेक्शन 27 से है। कोट्या वर्सेस किंग एम्परस, ये भी आपका सेक्शन 27 से है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठू कालू, ये भी सेक्शन 27 का है। और इसमें क्या कहा गया था कि सेक्शन 27 जो है वो आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का उल्लंघन करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, The illustration that A and B are jointly tried for the murder of C, it is proved that A said B and I murdered C। तो किस सेक्शंस के थ्रू ये कवर होगा कि A कहता है B से कि हमने C की हत्या की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कन्फेशन बाय को अक्यूज, ये आपका प्रोविजन जो है आपका सेक्शन 30 आपका इससे डील करता है। सेक्शन 20 भी हम लोग 24 देखे थे, 24, 26, 28। चलिए सेक्शन 28 क्या है आपका? तो कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस्ड रेलिवेंट, यानी कि जो थ्रेट है, अगर डर धमकी हटा दी जाती है वहां पर जो स्टेटमेंट कन्फेशन दिया जाएगा वो रेलिवेंट होगा। सेक्शन 26 क्या है आपका? तो सेक्शन 26 आपका बेसिकली डील करता है कन्फेशन बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट प्रूव्ड, यानी कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई व्यक्ति है तो वो प्रूव नहीं माना जाएगा जब तक कि वहां पर मजिस्ट्रेट की इमेंस यानी कि उसकी प्रेजेंस नहीं है। मजिस्ट्रेट की अगर प्रेजेंस है तो वहां पर स्टेटमेंट आपका रेलेवेंट होगा। और 24 आपका क्या है? तो आपका अगर किसी व्यक्ति को डरवा के धमका के उसको कन्फेशन लिया जाता है तो वो रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं।
एडमिशंस क्या होते हैं, बेसिकली जो एडमिशंस होते हैं वो एस्टॉपल माने जाते हैं। ठीक है, ये किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 31 आपका डील यही करता है कि जो एडमिशंस होंगे वो नॉट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे, बल्कि वो एस्टॉपल के तौर पे वो डील किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग कवर करते हैं। Which one of the following cases does not relate to dying declaration, यानी कि इनमें से कौन जजमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन लेट नहीं करता है। तो क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, ये बेहद महत्वपूर्ण बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का कि क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला ये किस सेक्शन से है, तो आपका 31 में कवर होता। पाकला नारायण स्वामी ये भी आपका 32 में कवर होगा। जफर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जफर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बेसिकली ये सेक्शन आपका 118 जो कि विटनेसेस को डील करता है, यानी कि चाइल्ड विटनेसेस का ये केस है। ये रतन गोवन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी आपका 32 से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जफर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, चूंकि ये सेक्शन 118 स्टेट करता है और चाइल्ड विटनेसेस के बारे में है ये। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। Hearsay evidence is no evidence. Which of the following exceptions of the Evidence Act is an exception to the aforesaid rule? यानी कि जो आपका hearsay का जो एविडेंस होता है वो बेसिकली कोई एविडेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन इसके कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, कौन से सेक्शन जो हैं जो hearsay एविडेंस के अंदर कवर नहीं होते हैं। ऑप्शन 1 13, 32, 20, 23। तो hearsay जो एविडेंस होगा उसका 32 एक्सेप्शंस होगा। 32 हो गया, ठीक है, 32 1, 33 हो गया आपका, और 60 भी आपका एक्सेप्शंस है, और सेक्शन 6 यानी सेक्शन 6, 32, 33 और सेक्शन 60 का प्रोवाइजो जो है वो आपका हियरसे एविडेंस का एक्सेप्शंस है। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग कवर करते हैं। Which of the following could be proved as a dying declaration? Dying declaration में क्या प्रूव किया जा सकता है? FIR lodged by the person, बिल्कुल। Statement of the person recorded under 161 of the Criminal Procedure Code. Option 3 statement recorded by executive magistrate, and option 4 all of the above. तो करेक्ट आंसर क्या है, all of the above। ये सारे स्टेटमेंट आपका डाइंग डिक्लेरेशन में कवर किए जाएंगे। और डाइंग डिक्लेरेशन का सेक्शन कौन है, सेक्शन 32 क्लॉज ये 1 आपको भी लिखना, अगर सीधा पूछेगा कभी कभी कि 1 है कि 2 है 3 है 4 है, तो आपका 32(1) आपका डाइंग डिक्लेरेशन से बेसिकली डील करता है। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग कवर करते हैं। विच काइंड ऑफ जुरिडिक्शंस इज नॉट मेंशन्ड अंडर सेक्शन 41 ऑफ द एक्ट। अगर अभी आप एमपी का एग्जाम दिए होंगे तो सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सेक्शन 41 में कौन कवर नहीं करता, प्रोवेट, एडमायरल्टी, ऑप्शन 3 इंसॉल्वेंसी, रेवेन्यू। तो करेक्ट आंसर क्या है, रेवेन्यू आपका सेक्शन 41 में कवर नहीं होता। बाकी प्रोवेट हो गया, एडमायरल्टी हो गया और इंसॉल्वेंसी, ये तीनों आपके सेक्शन 41 में कवर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का सेक्शन कौन है, सेक्शन 112, 113, 112 और 13, ऑप्शन 4 सेक्शन 41, 112 एंड 113, 112, 13 और 41। तो आपका जो कंक्लूसिव प्रूफ का जो एविडेंस है वो आपका सेक्शन 41, 112 और 113, इन तीनों सेक्शंस का जो प्रावधान है वो कंक्लूसिव प्रूफ को डील करता है। तो सेक्शन 41 बेसिकली क्या है, अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखे कि रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोवेट, ठीक है, जजमेंट का जो प्रावधान है वो आपका कंक्लूसिव प्रूफ होगा। 112 क्या है आपका, तो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, यानी एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं और ड्यूरिंग मैरिज अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो ये माना जाएगा कि वो हस्बैंड और वाइफ उसके लेजिटिमेट फादर हैं। और 113 क्या आपका, सेक्शन 113 आपका डील करता है प्रूफ ऑफ सिसेशन ऑफ टेरिटरी, 113 से है। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग कवर करते हैं। A prosecutes B for stealing a cow from him. B is convicted. A afterwards sues C for the cow which B had sold to him before his conviction. What will be the importance of the judgment of B's conviction between the suit of A and C? 1 relevant, 2 irrelevant, option 3 conclusive proof and option 4 none of the above. तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ये इरेलीवेंट होगा। बेसिकली ये आपका सेक्शन 43 का इलस्ट्रेशन है। सेक्शन 43 में 2 इलस्ट्रेशन हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों इलस्ट्रेशन हम डिस्कस करेंगे, एक ये हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका इसी के इलस्ट्रेशन है। कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे इज रिलेटेड टू हिच टॉपिक ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस। तो आपका कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का जो केस है ये आपका डील करता है डाइंग डिक्लेरेशन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। इसमें रतन गोंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और पानी बेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये भी आपका डाइंग डिक्लेरेशन का केस है। पानी बेन वर्सेस गुजरात और रतन गोंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रतन गोंड। क्वेश्चन नंबर 32, अंडर सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट एक्सपर्ट ओपिनियन कैन नॉट बी टेकन अपॉन। एक्सपर्ट ओपिनियन किसका नहीं लिया जा सकता? तो सेक्शन आपका 45 से लेकर के 51 तक, ठीक है, 45 से लेकर 51 तक आपका एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बात की गई है। और एक्सपर्ट एविडेंस किसके होते हैं? तो आइडेंटिफाइंग ऑफ हैंड राइटिंग, फॉरेन लॉ और साइंस और आर्ट, ये तीनों जो हैं, साइंस, आर्ट, फॉरेन लॉ और आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंड राइटिंग, इनका साइंटिफिक एविडेंस लिए जा सकेंगे। साइंटिफिक जो एक्सपर्ट होते हैं ये तीनों लिए जा सकेंगे, बट इंडियन लॉ का नहीं लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, द एविडेंस अनअर्थड बाय द स्नाइफर डॉग, जो खोजी कुत्ते होते हैं, स्नाइफर डॉग होते हैं, उनका जो एविडेंस होगा उसको क्या माना जाएगा? ओरल एविडेंस माना जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाएगा, हियरसे एविडेंस माना जाएगा या साइंटिफिक एविडेंस माना जाएगा? तो आपका अब्दुल रज्जाक वर्सेज स्टेट ऑफ, आपका जो केस था अब्दुल रज्जाक वर्सेज स्टेट, इसका जो केस था, इसमें केस नहीं ये बोला गया था, कोर्ट ने बोला था कि जो साइंटिफिक एविडेंस होता है उसी के अंडर कवर होगा आपका स्नाइफर डॉग का जो एविडेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट की ओपिनियन होंगे उसको क्या माना जाएगा? सपोर्टिव और कोरैबोरेटिव नेचर, ऑप्शन 2 रेलेवेंट बट अनसेफ, ऑप्शन 3 कंक्लूसिव प्रूफ, ऑप्शन 4 बोथ सपोर्टिव एंड कोरैबोरेटिव इन नेचर बट अनसेफ। तो करेक्ट आंसर क्या? जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट होगा वो आपका सपोर्टिव इन नेचर भी होगा, कोरैबोरेटिव किया जाएगा, लेकिन वो रेलिवेंट यानी कि रेलिवेंट होगा बट अनसेफ है, वो सेफ नहीं माना जाएगा। सिर्फ ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के ग्राउंड पे कोर्ट किसी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, द ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज ए रेलिवेंट फैक्ट अंडर व्हिच प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। यानी जो ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो किस सेक्शन में है? 145A, 2 47A, ऑप्शन 3 65A एंड ऑप्शन 4 65B। ये बेहद, ये आपके जो तीनों सेक्शंस हैं ये आपके पीटी के एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। चलिए आपका तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? जो ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो आपका सेक्शन 47A में कवर होता है। और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू आपका ये इंक्लूड किया गया है? तो आपका 2000 का जो अमेंडमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। और ये कब से इन्फोर्सेबल है? तो 17 अक्टूबर 2000 से आपका ये इन्फोर्सेबल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 17 अक्टूबर 2000 से ये आपका 47A आपका इंक्लूड किया गया है। सेक्शन 65A में क्या है? तो सेक्शन 65 आपका डील करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। और 65B क्या है? 65B आपका एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। सेक्शन 65A में एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और सेक्शन 65B में क्या है? एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 36, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर हैज बीन कंसीडर्ड टू बी रेलिवेंट। तो किस सेक्शन में डिजिटल सिग्नेचर है आपका रेलिवेंट होगा? ऑप्शन 1 47A, ऑप्शन 2 113B, ऑप्शन 3 85A एंड ऑप्शन 4 सेक्शन 114A। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? सेक्शन 47A आपका कवर करता है ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। 130B क्या है आपका? 130B आपका डील करता है डाउरी डेथ के बारे में, जो प्रिजम्पशन है, डाउरी डेथ का जो प्रिजम्पशन है वो 113B है। 85A आपका है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में प्रिजम्पशन, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में जो प्रिजम्पशन है 85A में है। और 114A 114A में कंसेंट ऑफ रेप के लिए जो प्रिजम्पशन है वो 114A में है, ठीक है। 114A बेहद आपका बड़े महत्वपूर्ण आपका सेक्शन है। यदि किसी महिला किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर रेप का आरोप लगाती है तो ये माना जाएगा कि उस महिला के साथ रेप हुआ है, यानी कि प्रिजम्पशन है कि उस महिला के साथ रेप हुआ है आपका। आप प्रूव, अब आपके ऊपर है कि आपका बर्डन आप प्रूव आपके ऊपर है या आप साबित करिए कि आपने रेप नहीं किया है। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका रेप केसेज को लेकर के जो एविडेंस है, ये आपका पेनेसिया एविडेंस बोला जाता है 114A,
क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग कवर करते हैं। फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी एविडेंस ऑफ करेक्टर ऑफ द विक्टिम इज नॉट रिलेवेंट, यानी कि एविडेंस ऑफ करेक्टर ऑफ ए विक्टिम, यानी कि जो रेप विक्टिम्स होंगी उनका जो करेक्टर होगा वो रिलेवेंट नहीं होगा, यानी कि उनका करेक्टर कैसा है कैसा नहीं है, इसके पहले उनका किसके साथ संबंध था, ये सब आपका रिलेवेंट नहीं होगा। ये आपका सेक्शन 53 आपका क्लियरली ये कहता है। ठीक है, सेक्शन 55 क्या है आपका? सेक्शन 55 आपका बेसिकली डील करता है नुकसानी पर प्रभाव डालने वाले सील। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 कवर करते हैं। What can be proved by oral evidence, यानी ओरल एविडेंस के द्वारा क्या प्रूव किया जा सकता है? कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑल फैक्ट्स, कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये ओरल एविडेंस के थ्रू इसको प्रूव किया जा सकेगा। ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को और डॉक्यूमेंट को ये आपको ओरली प्रूव नहीं कर सकते हैं, बाकी आप सब कुछ प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग कवर करते हैं। अंडर एविडेंस एक्ट व्हाट इज नॉट ए प्राइमरी एविडेंस? तो प्राइमरी एविडेंस क्या नहीं होगा? ए डॉक्यूमेंट मेड बाय प्रिंटिंग, ऑप्शन 2 डॉक्यूमेंट मेड बाय लिथोग्राफी, ऑप्शन 3 डॉक्यूमेंट मेड बाय फोटोग्राफी एंड ऑप्शन 4 डॉक्यूमेंट कॉपीज ऑफ कॉमन ओरिजिनल। तो यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस होगा, बाकी तीनों के तीनों जो आपकी ऑप्शन है ये प्राइमरी एविडेंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए सेक्शन आपका 62 आपका बेसिकली डील करता है आपका प्राइमरी एविडेंस से। ठीक है, प्राथमिक साक्ष्य, और सेक्शन 63 आपका है सेकेंडरी एविडेंस से। तो ये आपका सेक्शन 63 का एग्जांपल है, बाकी ये तीनों आपका सेक्शन 62 प्राइमरी एविडेंस का एग्जांपल्स है। क्वेश्चन नंबर 40 कवर करते हैं। कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर प्रोवाइडेड इन अकॉर्डिंग ऑफ विच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? किस सेक्शन में है कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? 73A, 76A, 65B, ऑप्शन 4 65A। तो हम इन दोनों सेक्शंस को अभी इसके पहले डिस्कस किया था, 65A और 65B। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? 65B, यानी कि 73A। हाँ, सेक्शन 65B आपका डील करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस ऑफ द सेक्शन 65B, और 65A हम लोग डिस्कस क्या किए थे? 65A आपका डिस्कस किए थे एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और आपका 73A आपका है वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का जो प्रोविजन है वो आपका सेक्शन 73A में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 65, सेक्शन 65B एविडेंस एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। Which of the following case did the Supreme Court hold that compelling a person to give his specimen writing will not amount to testimonial compulsion for the purpose of section article 20 clause 3, यानी कि जो आपका सेल्फ इनकमेटरी स्टेटमेंट होता है, यानी खुद को फंसाने वाले। तो ये आपका आर्टिकल 23 में किस केस में बताया गया था कि कवर नहीं होगा? यूसुफ अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम सेवक, ऑप्शन 3 स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू। बेसिकली आपका ये सेक्शन आपका 73 का केस है, सेक्शन 73। सेक्शन 73 आपका डील करता है हस्ताक्षर लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों में से जो स्वीकृत है या साबित है। तो आपका स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू केस में ये आपका केस कवर करता है। काठी कालू स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू केस एक आपका सेक्शन 27 भी कवर करता है। ठीक है, तो 27 और आपका 73 इन दोनों सेक्शन में आपका ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट और एविडेंस व्हिच सेक्शंस, यानी किस सेक्शन में आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट बताया गया है? 72, 73, 74 और 75। तो आपका सेक्शन 74 में आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। Which one of the following is a public document? पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? इलेक्टोरल रिकॉर्ड, पुलिस डायरी, FIR एंड सेक्शन 154। ये तीनों जो हैं आपके ये पब्लिक डॉक्यूमेंट में कवर किए जाएंगे। इलेक्टोरल रोल होगा, पुलिस डायरी भी होगी, 154 भी होगा। ठीक है, कोर्ट की जो डिक्री होती है वो भी आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है, कोर्ट का जो जजमेंट होता है, जजमेंट ये भी आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। अरेस्ट वारंट जो होता है
ये भी आपका एग्जाम्पल है आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट से। क्वेश्चन नंबर 44, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट प्रोविजंस फॉर प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हैज बीन मेड? ऑप्शन 1 85A, ऑप्शन 2 81A, ऑप्शन 3 सेक्शन 88A एंड ऑप्शन 4 98। तो करेक्ट आंसर क्या है? 44 का करेक्ट आंसर है आपका सेक्शन 81A में बताया गया है आपका प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सेक्शन 81A। 85A में क्या है आपका? तो 85A आपका डील करता है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, यानी इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में जो अवधारणा है, प्रिजम्पशन है, वो आपका 85A है। 85B इसके साथ में है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को जो डील करता है, ठीक है। 85C आपका है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, C से सर्टिफिकेट आपको याद रखना है। चलिए 88A क्या है आपका? तो सेक्शन 88 आपका डील करता है आपका ये प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होंगे वो आपके कवर होंगे सेक्शन 88A में। 90A आपका क्या है? आपका 5 वर्ष से जो पुराना इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है उसकी रेलेवेंसी की अवधारणा के बारे में बात करता है सेक्शन 90A, 5 वर्ष पुराना 5 ईयर ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 45, which kind of agreement can be presumed by the court under section 85A of the Indian Evidence Act? 85A में किस प्रकार के एविडेंस का बात किया गया है? रिटन एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट। अभी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट जो आपका है ये उसका प्रिजम्पशन आपका सेक्शन 85A में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 46, एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट मे बी प्रिज्यूम्ड इफ द डॉक्यूमेंट इज टू बी ओल्ड, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट का जो एग्जीक्यूशन है उसका होना कब तक माना जाएगा? तो 30 ईयर्स यानी 30 साल के दौरान तक उसका प्रिजम्पशन माना जाएगा उस डॉक्यूमेंट का। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और ये किस सेक्शन में बताया गया है? तो सेक्शन आपका 90, यानी 30 है तो आपको 90 याद रखना, 30 या 90। 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट आपका सेक्शन 90 में बताया गया कि इसका प्रिजम्पशन execution of document be presumed. Question number 47, how many year old electronic record will be deemed to be proved if it is produced for any custody which the court in the particular case considers proper? तो 47 में आपका ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 4। हम लोग को इसके पहले डिस्कस किया 90A जो आपका है सेक्शन 90A आपका 5 ईयर ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में डील करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, रिटन डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय राइटिंग ओनली, यानी कि जो रिटन डॉक्यूमेंट होंगे उनको राइटिंग में ही उनको प्रूव किया जा सकता है। और 21 सेक्शन बताया गया है आपका, तो सेक्शन 91 आपका कवर करता है कि रिटन जो डॉक्यूमेंट होंगे वो राइटिंग ओनली में ही प्रूव किए जाएंगे, यानी कि लिखित में ही उनको प्रूव किया जा सकता है। सेक्शन 91 का जो टाइटल है वो क्या है? एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल ए हॉर्स टू बी फॉर 1000 रुपीज और रुपीज 1500 रुपए, 1000 और 1500 टू शो व्हिच प्राइस वाज टू बी गिवन अंडर एविडेंस एक्ट। एविडेंस कैन बी गिवन, एविडेंस कैन नॉट बी गिवन। ऑप्शन 3, एविडेंस कैन बी गिवन बाय द कोर्ट परमिशन एंड ऑप्शन 4, कैन बी प्रूव्ड एज ए सेकेंडरी एविडेंस। तो आपका सेक्शन 93 आपका कहता है कि जो संदिग्ध दस्तावेज होते हैं, डाउटफुल दस्तावेज होते हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए, तो एविडेंस कैन नॉट बी गिवन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। किस सेक्शन में? सेक्शन 93। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 50, ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर एडल्ट्री विद सी, यानी कि ए बी के ऊपर आरोप लगाता है कि एडल्ट्री का, सी के ऊपर आरोप लगाता है जो कि ए की वाइफ है। बी डिनाई करता है कि उसने ए की वाइफ है ही नहीं, बट द कोर्ट कन्विक्ट, यानी कोर्ट उसको कन्विक्ट कर देता है कि एडल्ट्री के केस में। आफ्टरवर्ड क्या होता है कि आफ्टरवर्ड सी इज प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगेमी इन मैरिंग बी, यानी कि बी सी से शादी कर लेता है। उसके बाद फिर क्या जो शादी किए हैं उसके पहले का जो जजमेंट है एडल्ट्री का जो उसका कन्विक्शन हुआ है, इस केस में बताया गया कि वो क्या रेलिवेंट होगा।
तो ऑप्शन 1 इरेलीवेंट, ऑप्शन 2 रेलेवेंट, ऑप्शन 3 कंक्लूसिव प्रूफ एंड ऑप्शन 4 टेकिंग इफेक्ट ऑफ स्टेपल। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ये इरेलीवेंट होगा, यानी कि जो पहला वाला जजमेंट होगा वो दूसरे फैक्ट पे दूसरे केस में रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। ये किस सेक्शन में? सेक्शन 43 आपका कवर करता है, यानी कि वो आपका इरेलीवेंट माना जाएगा। तो चलिए इस तरह हम लोगों ने पूरे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए और बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट जजमेंट थे, इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, उन सबको भी कवर कर लिए। तो चलिए इसके जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 114, 114 ए, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस बनने हैं मैं उसको आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।